आपका एक फ़करा बड़ा मशहूर हुआ है, जब सेठ खिला रहा है तो तुम्हें क्या मसला? सेठ को राज़ी कैसे किया इतना बड़ा दस्तरखान लगाने के लिए? अल्लाह ने किया, सही। मैंने नहीं किया। मैंने तो दस्तरखान बिछा दिया। अच्छा, एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान में कि कोई अगर ₹1 देता है तो मफाद में देता है और बदले में कुछ ना कुछ लेता है। तो अल्लाह दे रहा है ना, उनको बिजनेस में तरक्की दे रहा है। आप एनजीओ की तरफ आ गए। मैं आप पैदाइशी रजाकार हूँ। तो वजह क्या, ट्रोलिंग क्यों होती है कोई आपके? ट्रोलिंग नहीं होती। जब आप काम करते हैं तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं। तो ये जो आपकी डोनेशन का थ्रेशोल्ड है वो रमज़ान में ज़्यादा होता है या हम देखें 12 महीने होता है? देखें लोकल डोनेशन तो 8 महीने से है ही नहीं। कितने चैनल्स या पेजेस चला रहे हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा अपना पेज काफ़ी है। हम डरते ही नहीं किसी से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी अर्निंग भी काफ़ी बड़ी क्या तादाद। बहुत अर्निंग होती है, सारा पैसा जेडीसी को देते। तो आप पर एक इल्ज़ाम भी ये लगता है कि आप फोकस कराची को ज़्यादा करते हैं या थोड़ा बहुत सिंध को करते हैं? के बलूचिस्तान या पंजाब? केपीके में जो पहला दस्तरखान चल रहा है ना, रोड पे चौरंगी पे ब्रिज के नीचे, वो हमारा है। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन आपने कारखाने की तरफ जो है वो रुख नहीं किया। और ये सब वजह ये है कि डोनर पैसा दे दे इस नाम से, हम इस नाम से लगा देंगे। गूगल पे टॉप मोस्ट आप शख्सियात में शामिल हैं जो सर्च की जाती हैं। सियासत में आने का इरादा है? जिस दिन मुझे यहाँ तंग किया, बंद किए, मुझे लोगों की खिदमत करने से रोका, तो उसके बाद तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। और अभी चूँकि शहर में बहुत लाशें उठाई हैं, शहर के अलावा भी कई शहरों में आपने लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान में फिर पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी एकदम ज़्यादा हो चुकी कि है। अगर कोई शख्स जहर नफरत का बयानिया दे रहा है और कह रहा है जाओ फट जाओ, जो रियासत पाकिस्तान और इदारों को डिजिटल दहशतगर्दी का सामना है, उनके खिलाफ भी यही कुछ करना चाहिए। पूछिए ना ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये जो पीटीआई की इस वक्त सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, जो रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हम देखते हैं कि मुसलसल ट्वीट्स होती है, इसको आप डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं? देखिए, मैं एक समाजी आदमी हूँ। मैं अभी किसी भी तंजीम का नाम लेकर कोई बात करूँ, एक नया महाज खुल जाए। कह रहे शौकत खानम फ्री है। मैंने किसी अस्पताल की बात नहीं की। मैंने बैतुल सुकून देखा है कराची में, वो फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो डिजिटल मीडिया पे काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं, और उनकी ख़ास बात यह है कि अगर हज़ारों की तादाद में उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले मौजूद हैं तो उतनी ही बड़ी तादाद में उनके हामी भी मौजूद हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ज़फ़र अब्बास साहब की, जो एक बड़ा इदारा जेडीसी रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, खैरियत से? रमज़ान कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं। दस्तरखान कैसा जा रहा है? दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा रश है। बहुत सारे नए मेहमान हैं, मजबूरन आए हुए लोग हैं। कल रात में जिस कंपनी, जो साइक्लोन कंपनी का मालिक है, वो आया, दुबई जा रहा था ग़ालिबन, तो रास्ते में आया। कहने लगा मैं एक अनाउंस करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि इस पूरे इवेंट के जो भी अखराजात हैं, लाज़मी बात है, इतने बड़े-बड़े पर्दे लगे हैं, फैंसी वर्क हुआ हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, फ़ानूस लगे हुए हैं, लाइटिंग हुई हुई है, रोज़ाना जनरेटर चल रहा है, डीज़ल लग रहा है, हज़ारों वेटर काम कर रहे हैं। सोचिए ना, 10-10 हज़ार थाल धुल रहे हैं रोज़ाना 2-2 टाइम, और ये सब चीज़ें, इसका बहुत बिल होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे डोनर्स देते हैं। सही। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई होती है। तो उसने बोला कि मैं ₹1 भी इस बार नहीं लूँगा। चले माशाल्लाह। मैंने कहा क्यों नहीं लूँगा? तो कहने लगा कि यार मैंने परसों, यहाँ उससे 1 दिन पहले मैं आया था, तो जिन फैमिलीज़ के घरों में मैं इवेंट्स करके आ चुका हूँ, किसी के यहाँ सालगिरह का, किसी का कुछ, जब मैं पहले करता था, तो वो फैमिलीज़ मुझे यहाँ बैठी खाती हुई नज़र आई हैं, तो मेरा दिल फट गया कि ये वक़्त आ सही। गया लोगों पे, लोगों के घरों में सहरी पे खाने को नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर नहीं आएँगे खाने तो भूखा खाली पेट रोज़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात करें तो उनका झूला बड़ा मशहूर हुआ, हुँ। आपको दस्तरखान मशहूर हुआ, और आपका एक फ़करा बड़ा मशहूर हुआ, जब सेठ खिला रहा है तो तुम्हें क्या मसला? भई वो खिला रहा है, खिलाने दो। सेठ को राज़ी कैसे किया इतना बड़ा दस्तरखान लगाने के लिए? अल्लाह ने किया, सही। मैंने नहीं किया। मैंने तो दस्तरखान बिछा दिया। मैंने 2017 में 2017 में एमएनए थे अली रज़ा आब्दी साहब शहीद। जी। तो उनका फ़ोन आया कि यार ज़फ़र, तुम लोग इतना 2010 से अफ़तारी करा रहे हो, सही है, अच्छी बात है, लेकिन यार जो लोग खाली पेट सो रहे हैं उनके लिए तो कुछ करो। सही। तो फिर हम अपने दस्तरखान पे नुमाइश चौरंगी पे मक्खन, जैम, और हमने तवा लगा दिया, और अंडे हाफ़ फ्राई, ये फ्राई किए, और डबल रोटी लेके बैठ गए। हम लोगों से बोला कि जिसके घर में सहरी नहीं है, आओ कर भी लो, पार्सल भी ले जाओ। तो पहले दिन तो कोई नहीं आया, दूसरे दिन मुसाफिर जो गुज़र रहे थे वो रुके बैठे हैं। हमने वीडियोज़ बनाई, होते, 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 होते 25 रमज़ान तक वो इतना बड़ा इवेंट हो गया कि 100-100 देवें करनी पड़ी, और फिर उसके बाद तरतीब दिया। और अब तो इतना प्रेशर है दिमाग पर आज देख के कि शायद अगले साल हमें एक्सपो सेंटर लेके जाना पड़े इसको। बहुत बड़ा रश हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। यानी कि अब ये नुमाइश चौरंगी पर नहीं रहेगा, ये पैक्स सेंटर से नहीं, हो जाएगा। नहीं, सारी रोडें, सारी गलियाँ, वहाँ के रिहायशी जो हैं, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। सही। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान में कि कोई अगर ₹1 देता है तो मफाद में देता है और बदले में कुछ ना कुछ लेता है। हुँ। तो ये जो सेठ पैसे देता है आपको, जो आपका डोनर होता है,
बदले में वो क्या माँगता है फिर उनको अल्लाह दे रहा है ना, उनको बिज़नेस में तरक्की दे रहा है। कल वो मुईस सेठ आया था, तो उसने बोला कि मैं पिछली बार जब आया था मैंने सहरी खाई, तुमने मेरे तारुफ़ में कह दिया था ये बहुत बड़ा सेठ है पाकिस्तान का, हालाँकि वो सादे आदमी है। कह रहे हैं ज़फ़र मैंने 1 साल में इतनी तरक्की की है, कि तू मुझे बता क्या करना है? मैंने कहा यार ये सारिम बच्चा है, तो उसका वालिद बैठा हुआ है, इसकी 4 साल का बच्चा है, कुरान पढ़ के आ रहा था, नई कराची में बैतुल अनम फ्लैट है। इसको पहले अगवा किया, इसी के फ्लैट में रखा, 7 दिन तक मुख्तलिफ लोगों ने इस बच्चे के साथ रेप किया और 7वें दिन इसके सर पे हथौड़ी मार के इसकी लाश इसी के घर के टैंक में डाल के चले गए और अब तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए हैं, 2 महीना हो गया है। मैं तो बार-बार ऐलान कर रहा हूँ, उस फ्लैट के 200-400 जो भी फ्लैट हैं, सब से? घर छोड़ के चले जाओ जब तक वो कातिल पकड़ा ना जाए, नहीं तो तुम्हारा नंबर आएगा। तो मैंने कहा बड़ी मज़लूम फैमिली है, इसको एक फ्लैट देते। तो उसने उसी वक़्त अपना 65 लाख रुपए का प्लॉट, उसकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, से गुलिस्तान है शालीमार के नाम से, वो दे दिया। क्यों दे रहे हैं? कौन-सी मार्केटिंग? बात सिर्फ़ इतनी सी है कि लोगों को आप देखिए दीन क्या बोल रहा है ऐसे भी बताएँ। मतलब दीन ये कह रहा है कि जो खुद खाओ, दूसरे को बहुत ही खराब खिलाओ या दीन ये कह रहा है जो खुद खाओ, वही दूसरे को खिलाओ। तो फिर अली शेख़ानी आके खड़े हुए, उन्होंने बोला कि भाई आप क्या खाओगे? हुँ। लोगों ने कहा मछली की मंदी है, बोला मछली की मंदी। अब क्या खाओगे? बोला चरखा मंदी है, चरखा मंदी। अब क्या खाओगे? बकरा मंदी, बकरा मंदी। अब क्या खाओगे? उन्होंने बोला प्रॉन मंदी। जो लोगों के मुँह से निकल वो फिर कह रहा है कि इससे अच्छा मेरी बीवी खाती है, सही। इससे अच्छा मेरा बेटा खाता है, मैं खुदा तेरे आगे माज़रत ख़वाऊँ, मैं वैसा नहीं खिला पा रहा। अच्छा, अब सर ये बताइएगा, आप नौकर पेशा आदमी थे, आप खुद बताते हैं सेल्समैन थे। फिर आप अगर हम नॉर्मल बात करें, कोई भी अगर सेल्स पर्सन हो या जॉब करने वाला आदमी हो, उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारा क्या एम है, क्या करना चाहोगे? तो वो क्या कहे, यार मेरा अपना बिज़नेस हो जाए, मैं अपना बिज़नेस कर लूँ, कोई दुकान कर लूँ या कोई छोटा-मोटा जो है वो अपना ऑफ़िस सेट कर लूँ। आप एनजीओ की तरफ आ गए। आप मैं ज पैदाइशी रज़ाकार हूँ। मैं जब पैदा हुआ हूँ ना, उसके बाद से मैं रज़ाकार ही हूँ। अच्छा, पैदाइशी रज़ाकार ये होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान 3 मिठाई ले आया है सही, और बच्चे 4 हैं, तो उनमें से एक बच्चा रोता नहीं है बल्कि खुद से कहता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हालाँकि उसको पसंद होती है। सही। वो विथड्रॉ कर जाता है, ये रज़ाकार होता है। वो बच्चा जिसको दूसरों की परेशानियाँ नज़र आती हैं, जिसको लोगों की मुसीबतें नज़र आती हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर था, सही, 21 साल की उम्र में। जेडीसी बनने से 8-10 साल पहले। सही। जिस वक़्त जेडीसी मैंने बनाई, उस वक़्त मेरे पास पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की आधे कराची की डिस्ट्रीब्यूशन थी फ्लेवर्ड मिल्क की और क्या उड़ता था फ्लेवर्ड मिल्क। बिल्कुल। मेरे पास मिंटा जूस था, मेरे पास सन जूस की पंजाब की टेट्रा पैक की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो मैं तो जेडीसी बनने से पहले आरसी कोला का मार्केटिंग हेड रह चुका हूँ, माज़ा इंटरनेशनल का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ। मैंने दुनिया का हर रंग तो देखा हुआ फिर जेडीसी बनाने का ख़्याल कैसे, है। कोई आया नहीं जी, ये कहने? जेडीसी से पहले 2003 से तो मैं खैरुल अमल वर्किंग कमेटी के नाम से ब्लड कैंप्स लगाता था। सही, बड़ी-बड़ी मिलों में, कारखानों में, यूनिवर्सिटीज़ में और वो खून जमा करके हुसैनी ब्लड बैंक को देते थे और जो भी अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे जिन्हें इलाज कराने, वो नशइयों से खून लेते थे, हम उनको टोकन देते थे, जाओ हुसैनी से फ्री में खून ले लो। सही। फिर 2010 का जब सैलाब आया, वो उस टर्निंग अपने पॉइंट। दोस्तों के साथ गए सैलाब-ज़दा इलाकों में और वहाँ तक गए जहाँ से बड़े-बड़े ट्रैक्टरों में जाया जाता है। लोग इतने-इतने पानी में थे। बिल्कुल, गधों की लाशें, भैंसों की लाशें, बकरों की लाशें, बकरियों की लाशें, जिसके बाद एक भैंस भी बची थी, उसने अपने आप को तो मच्छरों के हवाले किया हुआ था, उस जानवर को जिनसे बचाया हुआ था नेट डाल के। सही। जब मैंने वहाँ ये मंज़र देखा कि कुछ लोग इमदाद बाँट रहे हैं और उस डूबे हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, फला-फला जमात का या मसलक का बंदा कौन है? मैं उस दिन बस मर गया। मैंने कहा यार, अब सैलाब भी ज़बान और मसलक का होगा कि जी ये शिया सैलाब, ये सुन्नी सैलाब, ये सिंधी सैलाब, ये महाजिर सैलाब। अभी जब सैलाब में मैं राशन बाँट रहा था, उधर से भी कैंपेन चल रही है कि ये स कराची वाला है, ये क्यों राशन दे रहे हैं हमें? यहाँ से कैंपेन चला रहे हैं, कराची का पैसा मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा आफ़त आई है, हम पे भी आ सकती है, कल को ज़लज़ला खुदा ना ख़ास्ता आ जाए, तो लोग इस बुनियाद पे हमारी मदद नहीं करेंगे। तो वजह क्या है? ट्रोलिंग क्यों होती है आपके कोई स ट्रोलिंग नहीं होती, जब आप काम करते हैं, तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं। देखिए ना, मैं 2014 से फैमिली के लिए बता रहा था बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। किसी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर रियासत ने उनको पकड़ा, मुल्कों ने उनको पकड़ा, जेल में डाला, फिर भी सब चुप है। तो बात ये है कि जब अगर किसी मुल्क में ज़बान की बुनियाद पे सियासत हुई हो, मसलक की बुनियाद पे सियासत हुई हो, पार्टियाँ सियासी पार्टियाँ मसलक की बुनियाद पे बने, फलाही तंज़ीमें मसलक की बुनियाद पे बने, तो जब कोई तंज़ीम आके खड़ी और बोले हम तो ईदी साहब की तरह काम करेंगे, हम बेवा से नहीं पूछेंगे तेरा मसलक क्या है। देखें कितना बड़ा सही, इम्तिहान है कि अगर किसी इदारे में कोई बेवा आए बोले मेरा शौहर मर गया 4 दिन पहले, मैं तो इद्दत में थी, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे, मुझसे इनकी भूख नहीं देखी गई, मैं बाहर निकल आई, राशन दे दो, किराया दे दो। और मैं उससे बोलूँगा नहीं बहन, हम मजबूर हैं, हमने डोनर से वादा किया था, अपने मसलक के अलावा किसी को नहीं देंगे। तो या तो फ़ॉर्म पे झूठा मसलक लिख दो,
या फिर वापस चले जाओ। तो मैंने तो वादा किया हुआ जिस दिन मुझ पे नौबत आएगी मैं इधारा ही बंद कर दूँगा। ईदी सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हाँ, ईदी साहब हमारे घर से क्या सबके घरों में जो कपड़े होते थे गर्मी-सर्दी के, छोटे-बड़े हो जाते थे, कहीं कोई घर में परेशानी मुश्किल आती थी, जो सदके का बकरा होता था, हुँ, किसके पास जाता था? ईदी साहब ईदी। ये कौन-सा नया रंग लेकर आ गए हैं कि फलाही इदारे भी मसलक की बुनियाद पे होंगे। तुम रहो खामोश, मैं तो सबके कर रहा हूँ, मैं तो शोर करूँगा। तब तो मेरे खिलाफ जो आप देखें ना, हुँ, ऐसे-ऐसे इंतहा पसंद, ऐसे-ऐसे इंतहा पसंद, हम तुम्हारा कुछ नहीं पूछ रहे, तुम कहाँ से पैसा ला रहे हो, तुम कहाँ से इतने बड़े मीडिया हाउस से चला रहे हो। ज़हर देखें, कह रहे हैं अच्छा खाना खिला रहे हैं गरीब को, हम मर गए। अरे आप क्यों मर गए? आपसे तो पैसा नहीं लिया। जो खिला रहा है वो खड़े होके बोल रहा है मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ, मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का मालिक हूँ, मैं सेंट्रल आइकॉन का मालिक हूँ। वो बोल रहा है मेरा पूरा खानदान बिज़नेसमैन है, मैं खिला रहा हूँ अल्लाह की मखलूक को। तो मसला ये है कि बुग़्ज़, अदावत, फ़िरक़ावारियत, ताज्जुब इतना भरा हुआ है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं मिला। अभी एक वीडियो मैंने देखी 3 दिन पहले। अब देखिए ना पाकिस्तान के पूरे मीडिया पे आप जिधर भी जाएँगे सोशल मीडिया पे सिर्फ़ जेडीसी हो रहा है। सही। कि जी जेडीसी की फ्री लैब से हमारी अम्मा ने फ्री टेस्ट करा लिए 1 लाख रुपए के। कोई कह रहा है मेरे अब्बा 3 साल से जेडीसी के डायलिसिस पे हैं ज़िंदाबाद। कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ। हमारे मुर्दे की मैयत रखी गई जेडीसी मुर्दा खाने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। किसी का बच्चा हमारे ओ लेवल स्कूल में फ्री में पढ़ रहा है। 80,000 लड़का-लड़की पढ़ के निकल चुका है सिर्फ़ कराची से आईटी सिटी से और घर बैठा $200 कमा रहा है। लाहौर वाले से 35,000 बच्चा निकल गया। इतना खर्चा आप करते हैं, डोनेशन कहाँ से आता है? सारी दुनिया देती है, पाकिस्तानी देते हैं, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी देते हैं। सैलाब में हम इतनी छोटी सी एनजीओ थे, हमने 35 लाख बोरे बाँटा। हमने पाकिस्तान आर्मी को 5 लाख ख़ैमे, मच्छरदानियाँ और पुरानी जैकेट्स, कपड़े दिए। हमने नेवी को 25,000 दिए। हमने एयर फ़ोर्स को 50,000 दिए। अच्छा, हमने रेंजर्स को 50,000 बोरे राशन दिया। हमने सिंध पुलिस को 400 एसएसयू को 4-400 ट्रक रोज़ाना दिए। हम तो इतनी सी एनजीओ थे। हम तो इतनी सी थे भाई। इसका मतलब इतनी बड़ी-बड़ी थी ना। तो ये जो आपकी डोनेशन का थ्रेशोल्ड है, वो रमज़ान में ज़्यादा होता है या हम देखिए इस 12 महीने होता देखिए लोकल डोनेशन तो 8 महीने से है ही नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में। हम सही। तो जो अमेरिका में जेडीसी रजिस्टर्ड चैरिटी है वहाँ भीख माँग रहे हैं। मैं अभी यूके गया था। मुझे अली शिखानी साहब का फ़ोन आया, ज़फ़र हुँ, फलाँ मिलियनेयर है, मेरी बात हो गई, तुम चाहो तो मैं पैसा देकर बढ़ाओ। ठीक। मैंने कहा नहीं, मैं रोडों पे घूमूँगा, पाकिस्तानियों के घरों में जाऊँगा। मैंने कहा 1-1 पाउंड दे दो, तुम्हारे 1 पाउंड से मैं किसी भी एक मरीज़ के 6 खून के टेस्ट फ्री में करूँगा। वो टेस्ट जो वो मरीज़ किसी भी प्राइवेट लैब में जाके 15,000 25,000 के कराता है। मैंने तो इस माफिया को ही नंगा कर दिया ना। मैंने 3 साल पहले जब येलो पेपर शाया किया और बताया कि ये 14 टेस्ट खून के जो तुम कराते हो कहीं से भी 25,000 40,000 में, इसकी असल कीमत तो ₹1300 है। सही। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेनें चलाई, पैसा खर्च किया, जितने सस्ते मीमर, यूट्यूबर, सबको पैसा चलता है ना। देखिए ना, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, आप कोई भी नैरेटिव दो, उसकी एक कीमत होती है। सही। आप मुझे बोलें कि फलाँ शख्स को चोर साबित करना है, तो 500 आपको यूट्यूबर फलाना-ढिमाका मिल जाएँगे जो रेडी बैठे होंगे, हर एक की कीमत होगी। कोई बोलेगा मेरी पोस्ट 10,000 की, कोई बोलेगा मैं 50,000 की लगाऊँगा, कोई 3 लाख की लगाऊँ, कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा पैनल लेके बैठूँगा। अच्छा। उन सबके दिमागों में सवाल डाल के रखूँगा और ऐसा नैर तो हर एक के पैसे हैं क्योंकि कंटेंट कहाँ से लाएँगे? लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म तो आपके पास भी है ना, आप भी डिजिटल मीडिया पे तो आप देखिए ना, हम तो अकेले मुकाबला करते हैं। नहीं कितने अभी आप कितने चैनल्स या पेजेज़ चला रहे हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा अपना पेज काफ़ी है, हम डरते ही नहीं किसी से। और वो मोनेटाइज़ है? अब मोनेटाइज़ भी है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी अर्निंग भी काफ़ी बड़ी कि तादाद बहुत अर्निंग होती है, सारा पैसा जेडीसी को देता हूँ। डेढ़ हो हाँ, जाता है, आप खुद इस्तेमाल नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे अपने बहुत बिज़नेस है यार, मुझे क्या ज़रूरत है? आपने पूरे सबने मिल के माफियाज़ ने मज़ाक उड़ाया ऑस्ट्रिच, हुँ, कितना उड़ाया पिछले साल? हालाँकि हम तो 20 साल से खिला रहे थे शुतुरमुर्ग। सही, मैं क्या पहना हूँ इस वक़्त? उसी कंपनी की। आपने मज़ाक बनाया, मैंने ब्रांड लॉन्च कर दिया। सर आप देख लें, पीजेपी ट्रैवल देख लें। आप देखें मुझे मेरा सिर्फ़ एक मकसद है कि हमारे लोगों के साथ जो ज़ुल्म कर रहे हो ना, चाहे वो डायलिसिस के नाम पे कर रहे हो, चाहे लैब के नाम पे कर रहे हो, चाहे तालीम के नाम पे कर रहे हो, चाहे मैयत के नाम पे कर रहे हो, चाहे कब्रिस्तान के नाम पे कर रहे हो, कुछ भी, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ और खड़ा मुँह से नहीं होऊँगा। पहले काम कर दूँगा, सर उसके खिलाफ प्रोडक्ट देखिए हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया ना मैंने। जब तक मरीज़ ज़िंदा है, हर 1 दिन बाद मशीन पे लेटना है। कहाँ से लाएगा ₹17,000? महीने के 2.5 लाख, साल के 35 लाख, 10 साल ज़िंदा रहेगा ₹3.5 करोड़ रुपए। चलिए अच्छा अब ज़रा ये बताइएगा आप पर एक इल्ज़ाम भी ये लगता है कि आप फ़ोकस कराची को ज़्यादा करते हैं या थोड़ा बहुत सिंध को करते हैं? केपीके, बलूचिस्तान या पंजाब किनको केपीके में फ़ोकस जो नहीं पहला दस्तरखान चल रहा है ना, हुँ, रोड पे चौरंगी पे ब्रिज के नीचे, वो हमारा है। डीएसक्यू कोटली अस्पताल में आज़ाद कश्मीर में जो दस्तरखान चल रहा है ना सबसे बड़ा, वो एडी मलिक के साथ मिलके वो जेडीसी चला रही है। लाहौर में आप देख लें फ़िरोज़पुर रोड वाला दस्तरखान हो या फिर लाहौर में अल्लाह भला करे मॉडल टाउन के गेट के ऊपर जो फ्री आईटी सिटी बना है जिसमें 8,500 लड़का-लड़की पढ़ रहा है, जेडीसी का है, फ्री है। हम तो पूरे इनका पाकिस्तान सोशल मीडिया पे सब नुमाइश वाला है। नहीं, ये सारी पोस्टें डलती हैं, सारी पोस्टें डलती हैं।
हर क्या जगह। ये वजह है कि आप मौजूद यहाँ पर होते हैं इस वजह नहीं, से? पोस्टें डल रही होती हैं, लाज़मी बात है, हम वहाँ खड़े हैं तो उसकी रीच ज़्यादा हो जाती होगी थोड़ी बहुत। सही है। तो ओवरऑल कितने आप इस वक़्त चला रहे हैं दस्तरखान अगर हमारे सब दस्तरखान यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक 35-40 दस्तरखान है। 35-40 चल रहा है। अच्छा एक और भी चीज़ ये बताइएगा ये जो जेडीसी आपने बनाई ये वही अंचोली के इर्द-गिर्द के ही लोग थे जब इनके साथ मिलके बनाई? पूरी दुनिया में जब भी कोई चैरिटी बनती है, हुँ, वो किसी भी एक कम्युनिटी से शुरू होती है। सही है, कहाँ से शुरू होती है? कम्युनिटी से। अब उनकी मर्ज़ी होती है कि वो सिर्फ़ कम्युनिटी के लिए काम करें सही। या वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। नहीं, असल में मुझे ये ख़्याल मैंने ये आपको बताया। नहीं मैं आपको सुन तो हुँ, रहे हैं। कभी जॉन एवियर साहब से पूछा गया था कि पाकिस्तान कैसे बना तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के लौंडों की शरारती, हाँ, शरारत थी, बिल्कुल। सही है ना? तो ये ना हो कि आने वाले वक़्तों में कोई बोले जेडीसी कैसे असल में बात ये है कि बोले लौंडों की शरारत। हज़ारों एनजीओज़ हैं और मैं कहता हूँ बहुत अच्छी हैं। सही, लाखों एनजीओज़ हैं कराची में। सही है, जो अपनी-अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो-जो अपने मसलक के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो-जो अपनी ज़बान बोलने वालों के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो-जो अपनी सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोगों के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये सब लोग मिलके इसी तरह काम करते रहेंगे तो मुल्क से मुसीबत ख़त्म होगी। बिल्कुल। तुम एक बरादरी के बच्चे उठ के अपनी बरादरी के यतीम बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी ले लो। तुम अपनी बरादरी की बेवाओं की ज़िम्मेदारी ले लो। तुम अपनी बरादरी के माज़ूरों की, सही है ना? एक बरादरी कवर हो गई। मैं सबके लिए तारीफ़ करता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। सही, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई मसलक की बुनियाद पे कर रहा हो, चाहे वो किसी बुनियाद पे कर रहा हो, काम होना चाहिए। सही। लेकिन अगर मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, तो इस पे उसको किसी को करना तकलीफ़ भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा अब ज़रा ये बताइएगा कि अस्पताल, डिस्पेंसरी हो गई, मुर्दा खाने हो गए, एम्बुलेंस सर्विस हो गई या ये जो लैब्स बना दी आपने, ये तो रियासत के करने के काम है ना। ये तो हुक्मरानों को करने चाहिए, इंतज़ामिया को करने चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पे एनजीओज़ ही हमें दिखाई देती हैं और ख़ास तौर पर एम्बुलेंस सर्विस की अगर बात करें या मुर्दा खानों की बात करें तो हुकूमती सतह पे तो ये चीज़ें नापैद हैं। इसकी क्या वजह है? हुकूमत क्यों इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है? मुझे पता नहीं इस मामले में, हो सकता है एक तो सबसे बड़ा मसला है डिफ़रेंस का मसला है अच्छा, कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं या जो सियासतदान होते हैं, वो आवाम के स्टेटस से कई लाख गुना ऊपर होते हैं। सही। मेरे ख़्याल में जितना बड़ा एक गरीब का घर होता है, उतना बड़ा एक हुक्मरान का वॉशरूम होता है। तो बात ये है कि जब लेकिन आपको मुर्दा खाना तो फिर भी पहले वो ईदीओं का इस्तेमाल करते थे, अब ईदीओं और आपको इस्तेमाल करते हैं नहीं, कराची। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब हुक्मरान में और आवाम में डिफ़रेंस बहुत बड़ा होगा, तो उनको आवाम का दर्द नज़र नहीं आएगा। सही, जब किसी मिडिल क्लास आवाम के घर में उसके भाई या बाप की लाश पहुँचती है ना, कि वो बाइक पे आ रहे थे ऑफ़िस से, वो गड्ढा आ गया, उससे बचाने के लिए बाइक जब उधर की, तो ऊपर से डंपर गुज़र गया। ये दर्द हुक्मरानों को कैसे मालूम होगा? आप उनके बच्चों से बोलें तो औरंगी टाउन, बोलेंगे ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। उन्होंने नाम भी नहीं सुना होता, इसी शहर में रहते हैं। आप उनसे बोलें शादमान टाउन, मलीर, काला बोर्ड, 24 मार्केट, बल्दिया, महाजिर कैंप, सईदाबाद, सही। तो जब ये डिफरेंस होगा, वही निज़ाम आका गुलाम वाला है, बादशाह फ़कीर, तो बस वही चल रहा है। उसके अंदर तो बस जो एनजीओज़ कर सकती हैं वो कर रही हैं। उसके अंदर अब हज़ार तरह की चीज़ें हैं, क्या खुल के तो नहीं बोल सकते। हुक्मरानों ने कभी कोई माली अनत की हो, मदद की हो? मैंने तो हर तरह का लेटर दिया हुआ है। अच्छा, बल्कि मैंने जब फ्री लैब का ऐलान किया तो एक वज़ीर तो आके खड़ा हो गया, चीखना-चिल्लाना शुरू हो गया, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ की, कि बाद में पता चला कि वो खुद भी किसी लैब वैब के सिस्टम से वाबस्ता थे, कि भई वो उन्होंने कहा ये खुलनी नहीं चाहिए लैब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, 1 साल से 17 महीने हो गए शायद, 60-65 लाख। किसी शहर के थे वो? हाँ, हाँ, पूरा सिस्टम उसी सिस्टम का हिस्सा था जिनके सोशल मीडिया सेल्स हमारे खिलाफ पूरे साल मेहनत करते हैं। तो वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 60-65 लाख टेस्ट हो चुके हैं और दुनिया की वो मशीनें लगाई हैं जो पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन आपने कारखाने की तरफ जो है वो रुख नहीं किया और ये समझाएँ, मैं लगवा दूँगा कारखाना। नहीं, जैसे मैं तो नहीं समझा था। नहीं, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो बुनियादी तौर मुमकिन पर अंशुरकत किया जाता है मुमकिन नहीं है। कि भई अगर जैसे आप कर रहे हैं, कोई और एनजीओ मैं आपको ये अच्छे काम कर रही है। मैं आपको सब लेकिन हमने देखा है कि इस तरफ नहीं जाती, कारखाने लगाने की तरफ। वजह क्या क्या है, है? वजह ये है कि डोनर पैसा दे दे इस नाम से, हम इस नाम से लगा देंगे। आपने मुझे पैसा दिया है कि मेरे 2 बकरे सदके के काट दो। मैं उन पैसों से ले जाके कारखाना लगा दूँ, मैंने हलाल काम किया, हराम काम किया। वो वैसे तो आराम किया क्योंकि चोरी की है पनिशमेंट तो ना। आपकी जो है खिलाने की थी। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैं कोई भी फिज़िबिलिटी बना रहा हूँ कि भई ये 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए में इंडस्ट्री लगेगी, तो उसमें कितने लोग काम करेंगे? 300-400 400 लोग? नहीं भाई, अरे! 30 लोग, अच्छा, 40 लोग। अब 40 लोगों की इंडस्ट्री लगाई जाए, फिर उसके लिए मार्केट से ऑर्डर पकड़ना, ये करना, वो करना, अगर खुदा ना ख़ास्ता लॉस हो जाए, तो वो जो पर बंदा पैसा लगा था 30-30 लाख रुपए गया ना। हमने क्या हल निकाला? हमने फ्री आईटी सिटी बना दिया, कराची और लाहौर दोनों जगह। पौने 3 लाख बच्चों को एडमिशन दिया। अगर नेशनल स्टेडियम में सिर्फ़ टेस्ट करने के बहाने बैठाते ना, तो 10 दफ़ा नेशनल स्टेडियम भरता।
कौन चेक करता पेपर? उन्होंने सबको एडमिशन दिया। 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए कोर्स करवा रहे हैं, घर बैठे 2 लाख, 4 लाख, 2 से 400 500 डॉलर स्टार्टिंग में, और आगे जाके हज़ारों डॉलर लोग कमा रहे हैं। लाहौर में 8,500 लोग पढ़ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे महीने हज़ारों बाइकें हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को। लो राइडर लग जाओ, नौकरी पे लग जाओ, कहीं पर डिलीवरी मैन लग जाओ, लोगों को केबिन दिला रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें हम देते रहते हैं ताकि उनके सही। पाँव पे खड़ा करें। बात ये है कि जिस दिन लोग हमें कोई सपोर्ट कर देंगे, कोई सेठ फ़ोन करेगा, ये चलती हुई फैक्ट्री तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ, या गरीबों को लगवा दो, मैं लगवा दूँगा। गूगल पे टॉप मोस्ट आप शख्सियत में शामिल हैं जो सर्च की जाती हैं। सियासत में आने का इरादा है? देखें, अगर मुझे तंग किया, नहीं करने दिया लोगों की खिदमत, तो मुमकिन है, नहीं तो मेरा तो यही काम है। मैं तो खिदमत करने वाला आदमी, खिदमत ही करता हूँ। यानी कि आपने ऑप्शन रखा हुआ है। नहीं, मैंने काम करना है, अगर मुझे तंग करेंगे सियासत जो में आने की बात कर रहा हूँ। एक ऑप्शन के तौर पे आपने रखा। जिस दिन मुझे यहाँ तंग किया, बंद किए, मुझे लोगों की खिदमत करने से रोका, तो उसके बाद तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो कराची की जमात होगी या मुझे नहीं पूरे पता, वफाक की मैं जमात होगी? पूरे पाकिस्तान लेवल पे खिदमत कर रहा हूँ, और पूरे पाकिस्तान लेवल पे लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे लोगों के साथ जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है, जिनको बंदी बना लिया जाता है, इनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, इनसे मज़दूरियाँ कराई जाती हैं, उसके बाद ये खुदकुशियाँ करते हैं। मैंने 6 ईदें अपने वतन में नहीं की हैं, अपने बच्चों के साथ। मेरी बच्ची 14 साल की हो गई, मैं एक बार घर नहीं गया। अभी जब मैं आपके ऑफ़िस आ रहा था, मुझे वकील का फ़ोन आया अच्छा। कि नासिर कॉलोनी में एक शख़्स ने मालिक मकान के धक्के देने की वजह से खुदकुशी कर ली, 7 दिन से भूखा था। उसकी खबर के पैसे देता हूँ। तो बात ये है कि मैं अपने लोगों की हालत चेंज करना चाहता हूँ, और वो ये समाजी कामों से ही होगी। ठीक है। मुझे सियासत में आने-वाने का कोई शौक ही नहीं है। अच्छा, दस्तयाब सियासी क़यादत, सियासी जमातें उनमें कौन-सी बेहतर लगती है? मुझे तकरीबन सियासी जमातों ने बड़े-बड़े एमएनए, एमपी हर सीट की ऑफ़र की हुई है। अच्छी-बुरे की कोई भी बात करूँगा, दोबारा कैंपेन मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगी। ये फिर भी कुछ हद तक कोई बेहतर लगती हो, किसी भी हद तक मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। कोई नहीं करना चाहेंगे। किसी लीडर को बेहतर समझते हैं ये भी नहीं बताना चाहेंगे अगर मैं पूछूँ नवाज़ शरीफ साहब या ज़रदारी साहब या इमरान खान साहब कौन? देखिए, मैंने बिलावल भुट्टो साहब से अभी लैब का इफ्तिताह करवाया था 1.5 साल पहले, और मैं समझता हूँ नौजवान हैं वो, और अगर वो चाहेंगे तो सिंध का नसीब चेंज हो जाएगा, कराची का नसीब चेंज हो जाएगा। और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं इंशाल्लाह अगर ये लैब फ्री में चलेगी तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दे दिया, अगर उन तक हमारा वो लेटर पहुँच गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेंगे, और पूरे सिंध से हम लैब माफिया का खात्मा कर देंगे। अच्छा, लेकिन जो लोग नीचे हैं उन तक पहुँचने दें लेटर। सही है। तो आपको बिलावल साहब बेहतर लगते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर वो चाहेंगे तो नसीब चेंज हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ बहुत ज़रूरत है। देखिए, कराची जैसे शहर में सड़कें सिंध नहीं। की बात कर रहे हैं या फेडरल की बात कर रहे हैं? ओवरऑल मैं अभी सिंध की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे अब कोई पाकिस्तान अपने-अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैं सियासी तौर पे ज़्यादा तबसरा तज़िया करना नहीं चाहता। पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, ट्रोलिंग-वोलिंग से तो मैं डरता ही नहीं। अच्छा, कभी आज तक नहीं डरा। देखिए ना, आज जितनी झूठी कैंपेनें मेरे खिलाफ चली पिछले सालों में, इस बार क्यों नहीं चली? चलाएँ ना। इस बार लोग कह रहे हैं शुतुरमुर्ग नहीं खिला रहे आप। शुतुरमुर्ग मैं बोल रहा हूँ 100% खिलाएँगे। पहले दिन से बोल रहा हूँ, उस जब वक़्त भी आपकी बोला। बातें आप आ रहे थे तो मेरे कैमरामैन भी कह रहे थे यार जाके हमें जो है ना इफ्तारी है, सहरी करनी है, शुतुरमुर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैंने कहा भाई यहीं के पूछ लेना। शुतुरमुर्ग कहाँ जाएँगे जितने सारे रखे हुए हैं? खिलाने ही ना, खिलाएँगे इंशाअल्लाह। अच्छा किस मज़हबी शख्सियत से मुतासिर हैं? अगर मैं पूछूँ? मैं चलिए मैं नाम ले लेता हूँ। तक़ी उस्मानी साहब हो गए। बहुत अच्छे आदमी, मैं उनसे मिला हूँ। मैंने दारुल उलूम कराची की 2.5 घंटे की लाइव वीडियो बनाई। हुँ, मैंने उनकी शॉर्ट रील्स बनाई आज से 5 साल पहले, और मैंने दुनिया को दिखाया है कि ये लेवल होता है। सही। कि देखिए, तालिब इल्मों के लिए कितने बड़े-बड़े किचन हैं, कितनी लाइब्रेरियाँ हैं, और पैदल चल-चल के थक गया तो मुझे गाड़ी दी गई, भी गाड़ी में बैठ के। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब। कमाल हुआ। सब सब सारे उलमा कमाल है। मैं पाकिस्तान के ये सारे रंग हैं, हुँ, और ये सारी खुशबुएँ हैं पाकिस्तान की। दुश्मन ने बहुत कोशिश की कि चारों फ़िरक़े हैं तो चारों को लड़वा दें, एक-दूसरे को ज़िबा करवा दें, बड़ी-बड़ी मिलिटेंट तंज़ीमें बनी। क्या हुआ? इन द एंड क्या हुआ? कब्रिस्तान भर गए, बिल्कुल। लोग जेलों में चले गए, बेवाएँ आज जिनके शौहर मारे गए, आज उनकी बेवाएँ कहाँ हैं? कौन-सी तंज़ीमों ने अपनी बेवाओं को, जनाज़े तो सबने शोर कर के दफ़नाए ना कि हमारा हीरो, हमारा शहीद। उनकी बेवाओं का क्या हुआ? क्या ग्रांटें दी गई उनको? क्या तंज़ीमों ने उनको 5-5 करोड़ के घर दिलाए? सही। तो भाई, इस कौम का बड़ा नुकसान हो गया। आप ही की तरह एक डिजिटल मीडिया की मशहूर शख्सियत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके बारे में क्या राय है? मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के घर में गया, मैंने जाके पहली बार दुनिया को उनका घर दिखाया, आज से 5 से 7 साइकिल दिखाई, ये उनकी मोटरसाइकिल दिखाई, वो बर्फ़ खाना दिखाया। तो ये सब चीज़ें मैं सबसे राब्ते में हूँ, और मैं पाकिस्तान के हर शख़्स की इज़्ज़त मुफ्ती करता हूँ। तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हमने अपने एक मिलाद में बुलाया था, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो अपनी कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ सके थे। भाई देखें, ये सब पाकिस्तान के हाँ, शहंशाह नक़वी साहब, सब आप जिसका भी नाम लेंगे, मैं सबसे राब्ते में हूँ। सबसे राब्ते में, सबसे सब बेहतरीन लगते हैं। सब बेहतरीन लगता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान का रंग है, पाकिस्तान की खुशबुएँ हैं। बस अफ़सोस इस बात का है कि लोगों का ज़हन ऐसा हो गया है कि अगर आप इख्तिलाफ़ी बात करोगे तो आप हीरो बनोगे, आप अगर दूसरे मसलक को बुरा बोलोगे, काफ़िर बोलोगे, उसको मार दो, उसको काट दो, उसको ज़िबा कर दो,
उससे हाथ मिलाना हराम, उसको छूना हराम। ओ भाई, वो वीडियोस वायरल होंगी। इसी तरह तमाम मसालिक के वो उलमा जो मोहब्बत का बयानिया दे रहे हैं, जो कह रहे हैं पाकिस्तान की बात करो, मिलने-जुलने की बात करो, हमारा सब कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारी नमाज एक, हमारा रोज़ा एक, हमारी ज़कात एक। मैंने अक्सर देखा लोगों को बोलते हुए कि अरे वो देखो शियों में तो ज़कात ही नहीं है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा तुम इतना बड़ा झूठ बोल क्यों रहे हो? तो फिर मुझे समझा अच्छा, ये बिकता है, वो उसके मज़हब के खिलाफ बोल रहा है, वो उसके मज़हब ये वो भी तो उसके इसमें फ़िरक़ा मालूमात उसके की कमी हो। क्या कोई मुसलमान हो सकता है जिसके यहाँ ज़कात ना हो? नहीं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ तो गर्दिश कर रही होती कोई है ना। थ्योरी नहीं है। जो चीज़ें मुसल्लिमा हैं, वो मुसल्लिमा हैं। बेशक। आप काबे आप आखिरत में बोलो भाई इनका आखिरत पे ईमान नहीं है, तो मुसलमान होंगे। तो हमारे यहाँ तो है ना, एक मसलक, एक फ़िरका, एक-दूसरे के बारे में सबका नहीं है। चीज़ों में मुसल्लिमा एतकाद है, ईमान है। मेरी मज़हबी लाइन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है बिल्कुल, कि तमाम मुसलमानों का कुरान एक है। बेशक, तमाम मुसलमानों का अल्लाह पे अक़ीदा एक है। वाज़ेह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बिल्कुल, तमाम मुसलमानों का रोज़ा, नमाज़, तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई 2 मिनट पहले इफ्तार कर रहा है, कोई 2 मिनट बाद कर रहा है, कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा है, कोई हाथ बाँध के पढ़ रहा है। सही। पढ़ सब सूरह अलहम्द रहे हैं, कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, कुनूत पढ़ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। बात ये जिन चीज़ों जो मुश्तरकात हैं, उस पे तो एक हो जाए ना। सही। क़िबला सबका एक ही है, सब वहीं जा रहे हैं हज करने। सबका एहराम एक ही कलर का है, सब एक ही कलर के कफ़न में दफ़न हो रहे हैं। एक ही कब्रिस्तान है, सखी हसन, यासीनाबाद, सब उसी में दफ़न हो रहे हैं। मोहब्बत मुँह से निकाल लो, एक-दूसरे को बुरा नहीं बोलो। इतना मार-काट हो गया 70 सालों में, कौन से धमाके नहीं हुए, कौन-सी फायरिंग नहीं हुई। 80-80 साल के बुज़ुर्ग उलमा मारे गए। क्यों? क्या वो किसी के दादा भाई नहीं थे? किसी के बुज़ुर्ग नहीं, चचा-ताया नहीं थे? क्यों उनकी दाढ़ियाँ लाल की गईं? कैसे-कैसे बच्चों को ज़िबा किया गया इस्लामाबाद में एपीएस स्कूल में? क्या गुज़री उन माँओं पे? पागल हो गई हैं। अब आपने चूँकि ये बात की है, तो हम देख रहे हैं, आपने भी चूँकि इस शहर में बहुत लाशें उठाई हैं, शहर के अलावा भी कई शहरों में आपने लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान में फिर पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी एकदम ज़्यादा हो चुकी है, ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में। आप क्या समझते हैं, इस दहशतगर्दी का सद्भाव कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं तो सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि अगर कोई शख़्स ज़हर, नफ़रत का बयानिया दे रहा है और कह रहा है जाओ फट जाओ, जैकेट पहन के फट जाओ, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट क्यों चल रहे हैं? हो सकता है बहुत सारे बीमार लोगों का वो आइडियल बन जाए। आप 25 लतीफ़े सुनाइए, लेकिन 26वें लतीफ़े में आप बोल दें बाकी तीनों मसालिक को ज़िबा कर दो, उनके बच्चों को काट दो। ये क्या है? क्या है ये? कब तक भाई हमने तो वो वक़्त देखा था कि गली में अगर एक अलग मसलक का आदमी रहता, उसके घर में मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला कहता था आप जाएँ तदफ़ीन के इंतज़ामात करें, लोगों से पुरसा लें, आपका भाई मर गया, आपका बेटा मर गया, आपका बाप मर गया, आप दफ़नाओ, वापस आओगे, हम मोहल्ले वाले बर्तन लगा देंगे, अपने घरों से प्लेटें ला-ला के रख देंगे, वो साहब बिरयानी दे देंगे। अभी क्या होता है? ओह नहीं, नहीं वो मसलक वाले का मरा है। तुम्हारा 40 साल का पड़ोसी था। सही। जब तक इस मुल्क में नफ़रत नहीं थी मज़हबी, तुम लोग एक साथ खाते-पीते थे। लेकिन बात ये रियासत को देखना पड़ेगा कि जो नफ़रत का बयानिया फैला रहा है, जो हीरो बना है नफ़रत का बयानिया फैला के, सबके अकाउंट बंद करो। पूछो ना तुम्हारे इस बयानिए की वजह से ये पूरी इस वक़्त जो रियासत पाकिस्तान और इदारों को डिजिटल दहशतगर्दी का सामना है, उनके खिलाफ भी यही कुछ करना चाहिए। पूछिए ना ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वैसे हम इतना बड़ा फलाही ला रहे हैं, हम इस पूरे रमज़ान में एक बिलबोर्ड नहीं लगा सके शहर में। हमने जिससे पूछा बिलबोर्ड का रेंट कितना है? ब्रिज पैनल का 16 लाख, 25 लाख। इसका मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, लोग बैठा रहे हैं, डिजिटल लोग बैठा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशनें लगा रहे हैं, ऐड $1-1 लाख का स्पॉन्सर लगा रहे हैं, तो पैसा तो आ रहा है कहीं से। हम तो रो रहे हैं कि इतना बड़ा फलाही इदारा है जेडीसी, अगले रमज़ान के बाद हमारा शायद 2 डायलिसिस सेंटर बंद हो जाएँ, शायद 10 बंद हो जाएँ, शायद 20 बंद हो जाएँ, शायद लैब की टाइमिंग आधे करने पड़ जाए। पैसा ही नहीं है। तो ये जो पीटीआई की इस वक़्त सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, इस जो रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हम देखते हैं कि मुसलसल ट्वीट्स होती हैं, मुसलसल जो है फ़ेसबुक पे पोस्टें हो रही हैं, एआई जनरेटेड वीडियोज़ जो है वो जारी की जा रही हैं। इसको आप डिजिटल दहशतगर्दी समझते देखिए, मैं एक समाजी आदमी हूँ। हैं? सही, मैं अभी किसी भी तंज़ीम का नाम लेके कोई बात करूँ, एक नया महाज़ खुल जाए। सही। मैंने तो अभी ज़रा-सी बात की है। मैंने बोला मैं पाकिस्तान का पहला फ्री कैंसर का अस्पताल बनाना चाह रहा वो हूँ है तो डॉक्टर लाहौर महल में। में। मेरी बात को सुनो। फ्री ना,
मेरे हर प्रोजेक्ट में फ्री लफ्ज़ लिखा होता है। नहीं तो फ्री मुर्दा खाना, फ्री डायलिसिस, फ्री ओ लेवल का स्कूल, फ्री आईटी-सीटी, फ्री मैयत बस। तो मुझे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई दावा तो फिर उनका वही फ्री का ही है फिर ना लाहौर वाला। नहीं, नहीं, नहीं। किसी ने भी दावा नहीं किया फ्री का। मैं पहला दावा कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री आप कैंसर कह रहे हैं शौकत खानम फ्री है। मैंने किसी अस्पताल की बात नहीं की। अच्छा, मैंने बैतुल-सुकून देखा है कराची में, वो फ्री है। उसकी पक्की। कैंटीन पूरी हमारे पास है। हम कैंसर के मरीज़ों से डेली पूछते हैं, सुबह क्या खाओगे, दिन में क्या खाओगे, रात में क्या खाओगे? वो सबसे बड़ा अस्पताल कराची में, फ्री। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका मैंने किसी अस्पताल की इसलिए आप बोल तो रहे हैं लेकिन दावा तो ये है ना कि वो जो नो लाहौर में शौकत खानम है वो नहीं, 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 मैं किसी अस्पताल की बात नहीं करूँगा। जो भी अच्छा काम कर रहा है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा सवाल सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सुनाइए। फ्री, पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री अस्पताल, जहाँ 1 रुपया किसी मरीज़ से नहीं लिया। मैं वो बनाने जा रहा हूँ यार, सपोर्ट करो मुझे। इस बात में पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? चलें, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका, आप आए अपना कीमती वक़्त दिया। आपका शुक्रिया। नाज़रीन पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया। अगर आपने कोई कमेंट करना हो तो लाज़मी हमें फ़ीडबैक दीजिएगा और कोई सवाल करना हो तो वो भी कमेंट की सूरत में आप जो है सवाल कर सकते हैं। यकीनन हम आपको जल्द से जल्द उसका जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।